सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारा जो 25 बोल का वर्णन चल रहा है, सेशन पहला हो चुका है, ये हमारा दूसरा सेशन है। पहले सेशन में हमने लोक और अलोक का स्वरूप देखा। अब इस सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे। पहला बोल है, पहले बोले गति चार: नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। पिछले वीडियो में हमने लोक और अलोक को देखा था। इसमें हम लोक का थोड़ा सा और वर्णन देखेंगे। आपके स्क्रीन पर आपको दिखेगा। पिछले सेशन में आपको ये फोटो दिखाया हुआ था। ये है लोक। और लोक कितना बड़ा होता है, उसकी हाइट कितनी होती है? 14 रज्जू, मतलब इन्फिनाइट किलोमीटर्स की उसकी हाइट है। अब शास्त्रकार फरमाते हैं कि ये लोक जो है वो 3 विभागों में विभाजित है, 3 पार्ट्स में। एक नीचे का, एक बीच का और एक ऊपर का। जो नीचे का पार्ट है उसको हम कहेंगे अधोलोक। जैसे ये नीचे का है, कमर से नीचे का, ये हो गया नीचे का पार्ट। इसको हम कहेंगे अधोलोक। अधो मतलब नीचे। राइट साइड पे आप देखना, रेड कलर में लिखा हुआ है अधोलोक। लेफ्ट साइड में भी ब्लू कलर से लिखा हुआ है अधोलोक। तो ये कहलाता है अधोलोक। फिर ये जो सेंटर का भाग है, बहुत थोड़ा होता है हाइट में, उसको कहते हैं मध्यलोक। तो आप आपके लेफ्ट साइड में देखेंगे ब्लू कलर से लिखा हुआ है मध्यलोक, और नीचे, उसके नीचे ब्रैकेट में रेड कलर से लिखा हुआ है तिरछा लोक। मतलब इसको 2 नाम दिए हुए हैं। एक तो है मध्यलोक क्योंकि ये मध्य में है, और एक है तिरछा लोक क्योंकि यहाँ पर तिर्यंच गति के जीव ज्यादा रहते हैं, बेंद्रिय से लेकर तो तिर्यंच पंचेंद्रिय तक। ये हो गया दूसरा भाग। और इसके ऊपर का जो भाग है ये कहलाएगा ऊर्ध्वलोक। ये कहलाता है ऊर्ध्वलोक। लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ब्लू कलर में ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्व मतलब ऊपर। इस तरह से ये लोक जो है वो 3 विभागों में विभाजित है। नीचे का कहलाएगा अधोलोक, बीच का कहलाएगा मध्यलोक या तिरछा लोक, और ऊपर वाला कहलाएगा ऊर्ध्वलोक। हमने बताया था कि इस लोक की हाइट है 14 रज्जू। तो हम देखेंगे कि अधोलोक कितना बड़ा है, मध्यलोक कितना बड़ा है और ऊर्ध्वलोक कितना बड़ा है। तो ये जो अधोलोक है, अधोलोक की हाइट, अधोलोक की हाइट 7 रज्जू झाजेरी है। झाजेरी मतलब कुछ ज्यादा। तो अधोलोक की हाइट कितनी है? 7 रज्जू झाजेरी, मतलब 7 रज्जू से कुछ अधिक है, ऐसा भगवती सूत्र में आता है। अब मध्यलोक जो है, तो मध्यलोक की हाइट कितनी है? हाइट बता रहे हैं आपको, सिर्फ हाइट। तो मध्यलोक की हाइट होती है 1800 योजन। कितनी होती है? 1800 योजन। पहले हम रज्जू रज्जू में बात कर रहे थे, अब दूसरा यूनिट आया है डिस्टेंस का, जिसको योजन कहते हैं। 1800 योजन मतलब 1800 योजन की मध्यलोक की हाइट होती है। अब योजन क्या है मैं आपको बताऊंगा। अब ये 1800 कहां से कहां तक गिनना? तो जैसे जहां पर मेरू पर्वत है, ठीक है, ये आप सेंटर में देखना, ये मेरू पर्वत है। महावदेश क्षेत्र में मेरू पर्वत आया हुआ है। मेरू पर्वत की जो तलेटी है, तलेटी मतलब तल भाग, जमीन, उस जमीन से वहां पर मेरू पर्वत के बीचों बीच 8 रुचक प्रदेश है। कौन से प्रदेश है? 8 रुचक प्रदेश है। तो उन रुचक प्रदेशों से 900 योजन ऊपर, मतलब ऊपर, और 900 योजन नीचे। तो 900 और 900 कितने हो गए? 1800। इस तरह से वो 1800 योजन का मध्य लोक कहलाता है। या तिरछा लोक की हाइट कितनी है? 1800 योजन। उस 1800 योजन के नीचे क्या आएगा? 1800 योजन के नीचे अधोलोक शुरू हो जाएगा। और 1800 योजन के ऊपर क्या होगा? 1800 योजन के ऊपर से ऊर्ध्वलोक शुरू हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा था कि अधोलोक जो है वो 7 रज्जू झाजेरी है, मतलब कुछ ज्यादा है। तिरछा लोक अभी आपको बताया 1800 योजन है। तो फिर ऊर्ध्वलोक कितना रहेगा? ऊर्ध्वलोक रहेगा 7 रज्जू से कुछ कम, जिसको अपन शास्त्रीय भाषा में देशोन 7 रज्जू कह सकते हैं। देशोन मतलब कुछ कम, देश मतलब थोड़ा सा, और ऊन या ऊना, ऊना मतलब कुछ कम। तो कुछ कम 7 रज्जू।
ठीक है। और आप प्लस करो अभी तीनों को, 7 रज्जू झाजेरी प्लस 1800 योजन प्लस कुछ कम 7 रज्जू, तो टोटल करेंगे तो एग्जैक्टली 14 रज्जू आ जाएगा। ठीक है। 1800 योजन तो बहुत छोटा है, उसको गौन कर सकते हैं। तो फाइनली अपने को क्या करना पड़ेगा, सम किसका करना पड़ेगा, एडिशन किसका करना पड़ेगा, 7 रज्जू झाजेरी प्लस देशोन 7 रज्जू इक्वल्स टू 14 रज्जू। इस तरह से हमारी इस लोक की हाइट 14 रज्जू बताई गई है। लोक का और एक चित्र आपको दिखाता हूं जो भी मेरे पास है। ये देखिए सामने, और स्पष्टता होती रहेगी। नीचे अधोलोक, मध्य में ये देखिए, मध्य में लिखा हुआ है मेरू पर्वत। ठीक है। और उस मेरू पर्वत के साइड में देखिए लिखा हुआ है 1800 योजन, हिंदी में लिखा हुआ है 1800 योजन। मेरू पर्वत तो 1 लाख योजन है, हम मेरू पर्वत की बात नहीं कर रहे। हमने तो क्या कहा आपको कि मेरू पर्वत के बीचों बीच तलेटी से, बेस से, मेरू पर्वत के बेस से 900 योजन नीचे और 900 योजन ऊपर, इस तरह से टोटल हाइट होगी 1800 योजन। तो ये हो गया तिरछा लोक, और ये है ऊर्ध्वलोक। ठीक है, ये आपको बता चुका है, वापिस आपको बताता हूं। अब इसमें आप और ध्यान रखना कि बीच में एक पोल जैसा कुछ ड्रॉ किया हुआ है, खंबा, मतलब ऊपर मस्तक से लेकर तो नीचे तक ऐसी 2 लाइन ड्रॉ की हुई है, 2 लाइन से। उस लाइन को बोलते हैं त्रस नाल। नाल मतलब नाड़ी, कोई एक आयत आकार का कोई पदार्थ, नाल, इसको कहते हैं त्रस नाड़ी, जो ऊपर से लेकर नीचे तक है। और उसके बाहर जो येलो कलर में ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें येलो कलर भरा हुआ है, उसको कहते हैं स्थावर नाल। अभी इसको नाम करने का कारण क्या है, स्थावर नाल में मात्र स्थावर जीव रहते हैं। जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक त्रस और एक स्थावर। त्रस मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर घूमने वाले, चलने फिरने वाले। स्थावर मतलब एक ही स्थान पर स्थिर रहने वाले। आगे वर्णन आएगा हमारा, उसमें आपको और बताएंगे। तो स्थावर मतलब स्थिर रहने वाले। जैसे 5 स्थावर है, पृथ्वी का, आपका, देव का, वायु का, वनस्पति का है। तो जो येलो कलर है दोनों साइड में, वैसे तो ये 2 डायमेंशनल फिगर है, डायग्राम है। आपको 3 डायमेंशनल इमेजिन करना है, वो तो गोल होगा। ठीक है। तो इस खंबे के आजू बाजू में, इस खंबे के बाहर के साइड में, चारों तरफ से सिर्फ स्थावर के जीव रहते हैं। वहां पर एक भी चींटी नहीं होगी, क्योंकि चींटी घूमती है। एक भी मकोड़ा नहीं होगा, और एक भी गाय या बैल नहीं होगा। ये सब त्रस है। बाहर सिर्फ स्थावर रहते हैं। और जो त्रस नाल है, उस त्रस नाल में त्रस भी रहते हैं और स्थावर जीव भी रहते हैं। इसका मतलब निष्कर्ष ये हुआ कि त्रस नाड़ी में त्रस जीव भी रहते हैं और स्थावर जीव भी रहते हैं, और स्थावर नाल में मात्र स्थावर जीव रहते हैं। इतना आप अभी बेसिकली इतना ध्यान में रखें। ये हो गया लोक का चित्र। अब हम शुरू करेंगे, ये और एक दिखा देता हूं आपको। देखिए इसमें थोड़ा सा 3 डायमेंशनल का थोड़ा सा फीलिंग आ रही है, जैसे गोल है, गोल गोल निकाला हुआ होना है उन्होंने। तो इस तरह से अपने को गोल इमेजिन करना है, 3 डायमेंशनल इमेजिन करना है। ठीक है। और अंदर देखिए एक वापिस पोल जैसा या कॉलम जैसा दिख रहा है ऊपर से नीचे तक, वो है त्रसनाड़। थोड़ी सी गलत निकाली हुई उन्होंने, थोड़ी सी, थोड़ा बड़ा होना चाहिए त्रसनाड़ी। और उसके बाहर के साइड में सब स्थावर नाल कहलाएगी, वहां पर स्थावर जीव रहते हैं। इस तरह से ये लोक का वर्णन हुआ। अब हम गति की तरफ चलेंगे। अधोलोक। अब हमारा पहला बोल है, पहले बोले गति 4, उसमें पहली गति है नरक गति। पहली गति कौन सी है, नरक गति। नरक गति, अब नरक गति का अर्थ क्या होता है, नरक गति ऐसा स्थान है जहां पर जीव अपने जीव किए हुए अशुभ कर्मों के फल को भोगने जाता है। क्योंकि नरक स्थान दुख का स्थान है, तो वहां पर क्यों जाएगा जीव, पिछले भवों में जो उसने अशुभ कर्म किए हुए हैं, नरक में जाने के जो जो कारणों का सेवन किया हुआ है, उसके वजह से वो नरक में उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं नरक गति।
एक व्याख्या ये हो गई। दूसरी व्याख्या हम करेंगे, नरक गति नाम कर्म के उदय से जीव को जो स्थान प्राप्त होता है उसे नरक गति कहते हैं। जैसे हम मनुष्य है तो हमको कौन से कर्म का उदय है? अभी मनुष्य गति नाम कर्म। आयुष्य कर्म अलग है और नाम कर्म अलग है, तो हमको मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है। और जो जीव नारकी में है, अभी नरक गति में है, उनको नरक गति नाम कर्म का उदय होता है। तो इस तरह से ये अधोलोक है। आपके स्क्रीन के ऊपर देखना, आप नीचे देखना। पहले तो सबसे नीचे, ये एंड में आ गए हम, नीचे जाते जाते एंड में आ गए। एंड में देखिए नीचे क्या क्या लिखा हुआ है। पहले तो लिखा हुआ है अलोक, दोनों साइड में देखना अलोक लिखा हुआ है, क्योंकि अपन लोक के बाहर आ गए हैं इसलिए उसको अलोक कहा है। ठीक है, अब वहीं पर लिखा है, दोनों के बीच में लिखा है त्रस नाड़ी। त्रस नाड़ी मतलब क्या? ये जो लगभग ऑरेंज कलर के का खंबा जैसा निकाला हुआ है नीचे से ऊपर तक, ये तो पूरा मस्तक तक जाएगा, ऊपर तक जाएगा, सिद्ध शिला के ऊपर तक जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम अधोलोक का ही देख रहे हैं तो उतना ही ड्रॉ किया हुआ है। तो ये जो ऑरेंज कलर का खंबा है, पोल है, कॉलम है, इसको हम त्रस नाड़ी कहते हैं। त्रस नाड़ी क्यों? क्योंकि उसमें त्रस जीव और स्थावर जीव दोनों रहते हैं। और इसके बाहर जो ग्रीन कलर में आएगा, लाइट ग्रीन कलर है, वो सब स्थावर नाड़ी कहलाती है। उसमें मात्र स्थावर जीव रहते हैं, एक भी त्रस जीव नहीं रहता है। हो गया। अब नरक गति, नरक कहां पर है? तो नरक अधोलोक में है। यह आपके सामने अधोलोक का पिक्चर है। नरक गति अधोलोक में बताई हुई है। इसका मतलब हम जहां पर अभी बैठे हुए हैं वहां से अगर हम, कोई भी जीव खुदाई करता 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 नीचे जावे, जैसे कुआं खोदते हैं, बोरवेल खोदते हैं, वैसे खुदाई का काम करते करते नीचे जावे तो वो नरक गति में पहुंच सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि नरक गति यहाँ से काफी दूर है। कहने का आशय खाली इतना था कि नरक गति कहाँ पर है? यहाँ से नीचे है। ठीक है, कहां पर है? अधोलोक में है, क्योंकि नीचे है वो। नरक कितनी है? आगे का प्रश्न है कि नरक कितनी बताई हुई है। भगवान कहते हैं 7 नरक है। कितनी नरक है? 7 प्रकार की अलग अलग नरक बताई हुई है। 7 नरक मतलब क्या? 7 पृथ्वियां। 7 नरक अर्थात क्या? 7 पृथ्वियां। जैसे अपन अगर प्रश्न करें कि इस बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स है, तो हम कहेंगे 7 फ्लोर्स है। तो उसका आशय क्या हुआ कि स्लैब भी कितने होंगे? फिर 7 स्लैब हो जाएंगे। तो उसी तरह नरक कितने हैं? 7 नरक है। तो नरक मतलब क्या? पृथ्वियां, वो पृथ्वी पिंड, आगे उसका वर्णन चलेगा। तो ऐसे पृथ्वियां नीचे कितनी है? 7 प्रकार की पृथ्वियां बताई हुई है। जो काले कलर में ड्रॉ किया हुआ है आपके स्क्रीन के सामने, आपके स्क्रीन के ऊपर, वो सब नरक गति की पृथ्वी पिंड है। आप गिन लेना, 7 होने चाहिए। शुरू से आप गिनना शुरू करें, मेरू पर्वत के ठीक नीचे से, ये मेरू पर्वत के ठीक नीचे से साइड में देखना, उसका नेमिंग भी किया हुआ है, नामकरण। साइड में, राइट साइड में लिखा हुआ है नरक 1, मतलब पहली नारकी। वो जो काले कलर का केक के समान है, केक के आकार का एक गोल केक, तो वो जो है उसको कहते हैं पहली नारकी का पृथ्वी पिंड, क्योंकि वो पृथ्वी काय की बनी हुई है। जैसे पर्वत होते हैं, हम पर्वत देखते हैं तो पर्वत किसके बने हुए हैं? पृथ्वी काय के बने हुए हैं। ठीक है, पर्वत के अंदर गुफाएं हो सकती है, होती तो वहां पर पृथ्वी काय नहीं होगी, गुफा होगी पर्वत के अंदर। और कोई कोई पर्वत है जिसके अंदर गुफाएं नहीं है, तो पूरा ठोस पृथ्वी काय का रहेगा। तो उसी तरह यहाँ पर ये पृथ्वी काय का पहला पिंड समझना, राइट साइड में नेमिंग किया हुआ है। फिर आप गिनते जाना, पहली नारकी के नीचे है दूसरी नारकी, फिर तीसरी नारकी। आप देखना केक जो है, अपन अभी इसको केक समझेंगे, केक जो है वो बड़ा बड़ा होते जा रहा है। उसकी गोलाई जो है, मतलब लेंथ और ब्रेथ, वो बड़ी होती जा रही है। पहला केक छोटा था, दूसरा केक बड़ा, उससे भी तीसरा केक बड़ा, यावत 7वां केक सबसे बड़ा रहेगा। 7वां केक मतलब 7वीं नारकी का जो पृथ्वी पिंड है वो सबसे बड़ा रहेगा। तो आप गिन लेना, पहली नारकी से नीचे 1 2 3 4,
फिर 5, 6 और ये 7वीं नारकी। ठीक है, इस तरह से 7 नारकी हो गई। अब इन 7वीं नारकी को क्या करके बुलाएंगे? तो भगवान ने इसके नाम भी बताए और गोत्र भी बताया। नाम अलग होते हैं और गोत्र अलग होता है। गोत्र मतलब क्या कि उसके गुण के आधार पर जो संज्ञा दी जाती है, उसके अंदर कुछ गुण है और उस गुणों के आधार पर उसको पहचान दी जाती है, उसको संज्ञा दी जाती है, उसको कहते हैं गोत्र। और नाम अर्थात क्या? नाम अर्थात गुण निरपेक्ष होता है, वहां पर गुणों का कोई संबंध नहीं है, बस मात्र पहचान के लिए कोई नाम दिया हुआ है, उसको कहते हैं नाम। तो इस तरह से सातों नारकी के नाम भी आए हुए हैं और गोत्र भी आए हुए हैं। राइट साइड पे आप देखना, दोनों दिया हुआ है, ब्रैकेट में आप देखना, जैसे नरक नंबर 1, उसके साइड में दिया हुआ है रत्न प्रभा। अब ये जो रत्न प्रभा है, ये है गोत्र। तो हम पहले गोत्र देखेंगे। तो फिर पहली है रत्न प्रभा, फिर है शर्करा प्रभा, फिर है बालूका प्रभा, फिर है पंक प्रभा, चौथी वाली पंक प्रभा, फिर है 5वीं नारकी धूम प्रभा, फिर 6ठी नारकी है तम प्रभा और फिर 7वीं नारकी है तम तम प्रभा। ठीक है, इस तरह से 7 नारकी के गोत्र हुए। अब 7 नारकी के नाम भी दिए हुए हैं। अब दूसरे ब्रैकेट में आप देखना, पहली नारकी का नाम है गम्मा, दूसरे नारकी का नाम है वंशा, तीसरी नारकी का नाम है शीला, चौथी नारकी का नाम है अंजना, 5वीं नारकी का नाम है रिष्ठा या रिठा, 6ठी नारकी का नाम है मघा, नीचे ब्रैकेट में दिया हुआ है मघा, और 7वीं नारकी का नाम है माघवती। इस तरह से, ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा बहुत नारकी का वर्णन। तो आज इस सेशन में हमने कितना देखा कि लोक जो है वो 3 विभागों में विभाजित है। नीचे का कहलाता है अधोलोक, एक मिनट, लोक जो है वो 3 विभागों में विभाजित है। नीचे का कहलाता है अधोलोक, बीच का कहलाता है मध्यलोक और ऊपर का कहलाता है ऊर्ध्वलोक। अब इसकी हाइट कितनी है? तो नीचे मतलब अधोलोक की हाइट है 7 रज्जु झाजेरी, मध्यलोक की हाइट है 1800 योजन और ऊर्ध्वलोक की हाइट है देशोन 7 रज्जु, मतलब 7 रज्जु से कुछ कम। अब आपको योजन कितना है वो बताना रह गया था। तो योजन भी 3 प्रकार के आते हैं। तो यहाँ पर जो योजन बताया हुआ है वो शाश्वत योजन है। शाश्वत मतलब जो चीजें शाश्वत होती है उनकी गिनती यो शाश्वत योजन से की जाती है। जैसे अभी ये जो माप बताए वो शाश्वत है, वो कभी बदलने वाले नहीं है, वो चीज शाश्वत है, तो उसकी गिनती शाश्वत योजन मतलब प्रमाण योजन से की जाती है। और वो जो प्रमाण योजन है वो कितना होता है? 1 योजन मतलब लगभग 4800 किलोमीटर। अभी 4800 जो है वो थोड़ा बहुत, क्योंकि ये गणित कर कर निकाला हुआ, ये आगमों में नहीं है, ये हमारे गुरु भगवंतों ने हम पर उपकार करके वो गणित करके निकाला हुआ है। तो थोड़ी सी मान्यता भेद हो सकती है, संख्या थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन मोटा मोटी आप समझ लेना रेंज ये होगी, 1 योजन इज इक्वल टू 4800 किलोमीटर। तो आप गणित कर लेना कि हमारा जो तिरछा लोक की हाइट है वो कितने किलोमीटर की होगी? तो वो होगी 1800 योजन मल्टीप्लाई बाय 4800 किलोमीटर। जो भी उत्तर आएगा उतने किलोमीटर का वो बड़ा होगा, हाइटेड होगा। ठीक है, ये हो गया लोक को 3 विभागों में। फिर हमने नरक गति कहा है, इसका वर्णन शुरू किया। नरक गति अधोलोक में है, नीचे है। नरक कितनी है? 7 प्रकार की नरक बताई हुई है। इसको 7 क्यों कहते हैं? क्योंकि 7 अलग अलग पृथ्वी पिंड आए हुए हैं। जैसे पहली नारकी है पृथ्वी पिंड है उसका, फिर कुछ गैप छोड़कर दूसरी नारकी है वो उसका पृथ्वी पिंड है, पृथ्वी काय की बनी हुई है। इस तरह से 7 नारकी समझना। उसके बाद हमने 7 नारकी के नाम देखे और 7 नारकी के गोत्र देखे। गोत्र वो होता है जो गुण सापेक्ष होता है, नाम वो होता है जो गुण निरपेक्ष होता है। नाम कौन से है? घम्मा, वंशा, शीला, अंजना, घम्मा, वंशा, शीला, अंजना, रिट्ठा, मग्घा और मगवई। और 7 गोत्र कौन से है? रत्न प्रभा। गोत्र याद रखने के लिए आप एक याद रखना, RSVP।
जो आपको पत्रिका में लगभग आता है, RSVP। तो R मतलब रत्न प्रभा, S मतलब शर्करा प्रभा, V मतलब वालू का या बालू का प्रभा, P मतलब पंख प्रभा। उसके बाद 3 रहे, धूम प्रभा, तम प्रभा और तम तम प्रभा। ठीक है। और एक बात आपको बताइए, जो लोक है उसके अंदर एक कॉलम जैसा आया हुआ है मस्तक से लेकर नीचे तक, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, उसको कहते हैं त्रस नाड़ी। त्रस नाड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर त्रस जीव रहते हैं, वहां पर त्रस और स्थावर दोनों रहते हैं। स्थावर उसके बाहर है स्थावर नाड़ी, स्थावर नाड़ी में मात्र स्थावर जीव रहते हैं, त्रस जीव नहीं रहते हैं। इस तरह से हमारा ये नरक गति का वर्णन चल रहा है, आगे के सेशनों में भी चलेगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे साधर्मिक भाई बहन भी इस जिन वाणी का लाभ उठा सके। भगवान के वाणी के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो इच्छामि दुक्कड़म। सभी को जय जिनेन्द्र, खमत खामना।